नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं विवेक कुमार तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोनीपत से सीएम मनोहर लाल ने अमृत सरोवर मिशन के नारियल तेल और श्रमदान करके शुरुआत की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पानी हमारी जमीन का खून है, धान के लिए ज्यादा पानी लगता है और हर साल 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 6000 तालाबों में पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। 8000 तालाब ऐसे हैं जो भरे रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना के तहत देश के 50,000 तालाबों पर काम किया जाएगा और 15 अगस्त तक 1600 तालाबों पर काम करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तालाबों को ठीक करने का बीड़ा पीएम ने उठाया है और जल से जुड़ी योजना पर बड़ा बजट खर्च किया गया है। तो सोनीपत पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल। अमृत सरोवर मिशन की उन्होंने शुरुआत की है और इस मिशन के जरिए कई तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने जल को लेकर के बड़ा बजट खर्च किया है और पानी हमारी जमीन का खून है। तो जाहिर तौर पर सीएम मनोहर लाल हर तालाब तक पानी पहुंचाने के लिए, ज़्यादा खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत सीएम मनोहर लाल ने अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। सोनीपत से को ये बड़ी सौगात भी मिली है इसके साथ ही। और सीएम ने कहा कि प्रदूषण के कारण तालाब खराब हो चुके हैं, जिनका कायाकल्प अब किया जाएगा। तो अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गई है सोनीपत में। खबर लोहारू से है, जहां कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने हलके के बहल में राज्य सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। बता दें कि तालाब के नवीनीकरण पर 50 लाख रुपए की लागत आएगी। इस योजना के तहत तालाब जोहड़ के चारों तरफ पैदल चलने के लिए पगडंडी का निर्माण भी करवाया जाएगा। साथ में प्राकृतिक जल शुद्धिकरण के लिए प्लांट भी बनाया जाएगा। तालाब में गौघाट का निर्माण भी करवाया जाएगा। पूरे प्रदेश में आयोजित इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित भी किया। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे हुए थे, जहां से उन्होंने योजना की शुरुआत की। वहीं दूसरी ओर लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल खुद मौजूद थे और यहां पर उन्होंने अमृत सरोवर मिशन से जुड़े इस योजना की शुरुआत की। वहीं नैना सिंह चौटाला विधायक ने देवली गांव में राज्य सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। वहीं आपको बताते चले कि पूरे प्रदेश में आयोजित इस कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम बाढ़ड़ा से, जहां विधायक ने नारियल तोड़कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों में सीएम मनोहर लाल लाइव थे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। तो तालाबों के नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया है प्रदेश में और बड़े पैमाने पर तालाबों का नवीनीकरण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि कुल 6000 तालाबों के नवीनीकरण की बात खुद सीएम ने कही है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा था सोनीपत में कि 1600 तालाबों का नवीनीकरण किया जाएगा, उनका कायाकल्प किया जाएगा। योजना का शुभारंभ करने के लिए आ रही है। वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्मी फुल है और बिजली गुल हो रही है। हरियाणा की बिजली को गुजरात भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा की दुहाई देकर सरकार बनाई थी, लेकिन हरियाणा की बिजली को अडानी पावर मुद्रा को मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है? इस सवाल का जवाब आज सभी तलाश रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि यह बीजेपी सरकार की सोची समझी चाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं पटियाला में हुई हिंसा को लेकर के भी सुरजेवाला ने कहा
कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। आपका है, मैं रख देता हूं। गर्मी फुल, बिजली गुल और हरियाणा की बिजली गुजरात भेजने का घालमेल। खट्टर सरकार और प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर मिलकर हरियाणा के हकों पर डाका डाल रहे हैं। खट्टर सरकार ने अडानी समूह के आगे घुटने क्यों टेके, कार्रवाई क्यों नहीं की? भाजपा जजपा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा की दुहाई देकर बनाई गई थी। बिजली के भीषण संकट में वो हरियाणा की बिजली को प्राइवेट कंपनी को वो भी मुफ्त में क्यों बेच रहे हैं? ये सवाल लेकर हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा में बिजली, पीने का पानी, नहर के पानी को लेकर हाहाकार मची है। 12 घंटे से 20 घंटे तक के शहर और गांव के अंदर घोषित और अघोषित पावर कट लग रहे हैं। जनता त्राहिमाम है, सांस लेना मुश्किल हुआ है। हरियाणा के उद्योग धंधे चौपट हैं, उन पर तालाबंदी है। हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है। दूसरी तरफ खट्टर सरकार, और मैं जिम्मेवारी से ये कहता हूं, मिली भगत और सांठ गांठ से हरियाणवियों के अधिकारों पर डाका डाल रही है। हरियाणा के लोग खट्टर सरकार की मिली भगत और सांठ गांठ भुगत रहे हैं क्योंकि 3 तथ्य हैं। पहला, खट्टर सरकार अडानी पावर मुद्रा गुजरात से 1424 मेगावाट बिजली जो ₹2.94 पे मिलनी चाहिए, उसमें से 1 यूनिट बिजली लेने में भी सक्षम नहीं। दूसरा, मुद्रा गुजरात से बिजली लेना तो दूर, हरियाणा की लगभग 114 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मुद्रा गुजरात को भेजी जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। और प्रथम दृष्टि से यह भी लगता है कि उस बिजली के बदले 1 फूटी कौड़ी भी हरियाणा के खजाने में नहीं आ रही। और तीसरी बात, हरियाणा के खजाने को चूना लगाकर भाजपा जजपा सरकार ₹5.75 प्रति यूनिट पर प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीद रही है। कि पटियाला में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। राजनीति से परे हटकर मैं ये कहूंगा, देश तोड़ने वाली ताकतें खालिस्तान के नारे लगाएं और कोई भी सरकार मूक दर्शक बनी रहे, इससे बुरी बात देश के लिए कोई हो ही नहीं सकती। पंजाब के बहादुर लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान की रक्षा की है। पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत, उन्होंने हमेशा बहादुरी से हर हमले का सामना किया है। पाकिस्तान ने पंजाब के माध्यम से ही पंजाब और देश को तोड़ने का जो षड्यंत्र किया था, उसमें हजारों लोगों ने समेत हमारे मुख्यमंत्री सरदार बेंच सिंह जी ने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर कुर्बानी देकर पंजाब में शांति बहाली की थी। राजीव गांधी जी ने राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन किया था। उस शांति प्रिय तरक्की पसंद पंजाब में खालिस्तान के नारे गूंजे, ये किसी भारतीय को मंजूर नहीं हो सकता। भगवंत मान जी को यह मामला केवल पुलिस पर नहीं छोड़ना चाहिए। भगवंत मान जी को उन सारी ताकतों का संज्ञान लेना चाहिए जो भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, और संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दोबारा फिर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का साहस किसी को ना हो। सर, एक और सवाल कि प्रदेशाध्यक्ष चुने जाने के बाद से ये दुश्मनी का जो दर्द छलका है ट्विटर के माध्यम से,
पहले भी गहमा गहमी का माहौल रहा जब प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर से एक नया मामला जो उजागर हो चुका, किस तरीके से देखते हैं? प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की और पार्टी का निर्णय है। नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं। पर मैं व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं की आवश्यकता है, जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व उनसे बात करेगा, कर भी रहा है, और कुलदीप बिश्नोई जी को बेहतरीन संगठनात्मक जगह उनकी सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए पार्टी देगी। मुझे उम्मीद है, मुझे यह भी पता है कि कुलदीप बिश्नोई भी, अगर पहली बात तो शैलजा जी बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर पार्टी की मर्जी है, कई बार हालात पैदा हो जाते हैं, और उन्होंने खुद स्वेच्छा से आगे बढ़कर अपना इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, इस्तीफा दे दिया था। कुलदीप बिश्नोई एक बेहतरीन अध्यक्ष होते, पर पार्टी की मर्जी है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, और उनकी सेवाओं को। ब्रेक के बाद सीधा रुख करते हैं पलवल का, जहां बीजेपी विधायक जगदीश नायर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने दलाल और कमीशनखोर बताया है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि क्षेत्र में बड़ी बीजेपी के विधायक जगदीश नायर को कौन नहीं जानता। जब से ये विधायक बने हैं तब से इन्होंने होडल नगर परिषद का दिवाला निकाल दिया है। अगर इसकी जांच कराई जाए तो नगर परिषद के अधिकारी और विधायक जगदीश नायर जेल जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आज ऐसा कौन सा महकमा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं? चावल घोटाला, चावल खरीद में इन्होंने घोटाला किया। शराब का सबसे बड़ा घोटाला इसमें हुआ, सारी चीज साबित हुई। आपके जो जमीन घोटाले रजिस्ट्रियां उसमें हुई। खनन घोटाले हैं, किस तरह से वहाँ पर खनन में भी मारे गए भिवानी में, तोशान के अंदर। और जहाँ तक है 200 करोड़ का घोटाला जो उजागर हुआ फरीदाबाद में हुआ। और नगर परिषद होटल में भी जब से ये जगदीश नायर बना है यहाँ, इनका अगर जांच कराई जाए तो आप देखोगे कि घोटाले मिलेंगे। जहाँ आप हाथ डालोगे वहीं झज्जर में अग्रवाल कत्था इंडस्ट्रीज में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर प्रशासनिक अमला फैक्ट्री में पहुंचा और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री को सील करने की मांग की। पुलिस प्रशासन के अलावा दमकल केंद्र की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हुई थी। लोगों ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री मालिक राजन ने पंचायत में फैक्ट्री को न चलाने की शर्त पर 1 सप्ताह में फैक्ट्री में स्थानांतरित कर दी जाएगी। उसके बाद भी फैक्ट्री को चलाया गया। गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि फैक्ट्री में प्रशासन के आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। फैक्ट्री को बंद करो, बंद करो, बंद करो। ताकि इसको काम करो जी, ताकि आगे कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जाए। हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि आज फिर कुछ शिकायत आ रही है लोगों को अमोनिया गैस की वजह से, सेहत की संबंधी शिकायतें आई थी। तो यहाँ पे मौके पे आए हैं, एसडीएम साहब भी मौके पे आए हैं। जो इस संबंध में मैंने एसडीएम साहब को एक लेटर दिया है कि चेतावनी के बावजूद भी अगर ये फैक्ट्री में कार्य हो रहा है तो इसको तुरंत सील कराया जाए। और यहाँ पे जो सिलेंडर है जिनसे आमजन को नुकसान हो सकता है उनको तुरंत प्रभाव से सुरक्षित स्थान में तब्दील किया जाए। ऐसा नीचे फ्रेश कोई हुआ हो, बाकी अंदर एक बार देखते हैं, हम सेफ्टी अफसर को एक बार बुलवा के चेक करवा लेते हैं। फैक्ट्री को सील करने की क्या
अभी देखते हैं, अभी उसका जो भी अभी उससे चेक करवा लेते हैं सारे जो भी उसके इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं, उसके बाद में जो भी उचित होगा उस हिसाब से करते हैं। अंदर स्थिति क्या देख के लगी सर, जैसे कि आम जनता को दिक्कतें होने? नहीं, अभी ऐसी सिचुएशन है नहीं कि कोई फ्रेश कोई लीकेज लगा हो, हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा, पर हम उसके एक्सपर्ट तो है नहीं, इसलिए किसी एक्सपर्ट एक बार ऑफिसर को बुला के जो केमिकल इंडस्ट्री या इससे संबंधित होगा उससे एक बार चेक करवाएं। जुलाना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गांव निडाना बस अड्डे से 6 अवैध 315 बोर पिस्तौल और 14 जिंदा रौंद के साथ 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो इसी को लेकर के गुप्त सूचना मिली थी कि निडाना गांव के बस अड्डे के पास 2 युवक खड़े हुए हैं जिनके पास अवैध हथियार होने की संभावना जताई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और छापेमार कार्रवाई करने के लिए जुट गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार युवकों के पास में इतने बड़े पैमाने पर हथियार कहां से आया। ये एक असले के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। डिटेक्टिव स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना के आधार पे उन्होंने कार्रवाई करते हुए 2 नौजवान लड़कों को काबू किया है और उनसे 6 असले बरामद किए हैं, जिस संबंध में अभियोग अंकित किया जाके आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या मंशा लगती थी सर इनकी? इसमें जो खरकराम जी का रहने वाला है बिंदर उर्फ वीरेंद्र, उनके आपस में पुराने मुकदमे चले हुए हैं और इसी रंजिश के चलते इन्होंने ये असले इनसे बरामद हुए हैं। खबर झज्जर के जसौर खेड़ी गांव की है, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जसौर खेड़ी के ओमवीर के तौर पर की गई है। बता दें कि वारदात के वक्त मृतक ओमवीर अपने 2 दोस्तों के साथ कुलासी रोड पर नहर के पास बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावर आए और ओमवीर को गोली मार दी। वारदात के बाद मृतक के दोनों दोस्त मौके से भाग निकले। रास्ते में मृतक के भाई को दोनों दोस्तों ने बताया कि ओमवीर की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला हत्या के आरोप में दर्ज किया गया है और मृतक ओमवीर भी आपराधिक गतिविधियों में कई मर्तबा शामिल रहा है। साल 2005 में उस पर भी हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा भी मृतक ओमवीर पर 3 और मामले दर्ज हुए थे। ओमवीर उर्फ भोलू पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर बदमाश रहा है। एक लड़के का गोली मार के कत्ल कर दिया। सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे। मौके पर उस मृतक का भाई ओमवीर का भाई आनंद मिला, जिसने बतलाया कि जी के भी तेरे भाई को किसी ने गोली मार दी और वो नहर के ऊपर पड़ा है। मैं मौके पर पहुंचा तो देखा उसने वो मरा पड़ा था। उसने हमारे को सूचना दी, हम मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के उपरांत उसने दरखास्त दी, हमने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 3,324 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 40 लोगों की देश भर में मौत भी हो गई है, जबकि 2,876 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 19,092 केस एक्टिव हैं। तो लगातार देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। तो हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 490 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है और 400 लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट अब प्रदेश में 98.68% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 375 नए पॉजिटिव केस मिले हैं,
जबकि फरीदाबाद में 84 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 8, पंचकुला में 10, करनाल में 3 कोरोना के केस मिले हैं। रोहतक और कैथल में 2-2 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि रोहतक और कैथल में 2-2 कोरोना केस मिले हैं। इसके अलावा जो प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं वो गुरुग्राम और फरीदाबाद से आ रहे हैं। गुरुग्राम में 375 कोरोना के नए केस मिले हैं और फरीदाबाद में 84 केस मिले हैं। सोनीपत में 8 कोरोना के नए केस मिले हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।